नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 117A, जो कि आपको मिली है 25 नवंबर 2021 को। कक्षा 5 जो भी आपका सेक्शन है आप यहाँ पर लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक हमारी रिमझिम है और पाठ स्वामी की दादी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और इससे संबंधित अनेक कार्यपत्रिकाएं हम पहले ही हल कर चुके हैं। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए देखते हैं आज की इस कार्यपत्रिका में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। प्यारे बच्चों, आपने पाठ स्वामी की दादी पढ़ा, जिसे हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, जिसमें स्वामीनाथन और उसकी दादी रात को सोने से पहले बहुत सी बातें करते हैं और अंत में बातें करते करते सो जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अगर कहानी को आपने ध्यान से पढ़ा है तो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। इन पंक्तियों को ध्यान से हमें पढ़ना है और जिस क्रम में कहानी में ये पंक्तियाँ आई हैं उसी क्रम में हमें इनको लिखना है। यानी कि कहानी में जो बात पहले हुई है उसको पहले स्थान पर रखना है, जो उसके बाद हुई है उसको बाद में रखना है। नीचे पाठ स्वामी की दादी से कुछ वाक्य लिए गए हैं। इन वाक्यों को बोलकर पढ़िए और कहानी के अनुसार उन्हें सही क्रमांक दीजिए। सही क्रम में हमें लगाना है। जो बात पहले हुई है उसको पहले क्रम पर रखना है, जो उसके बाद में हुई है उसको बाद के क्रम पर रखना है। इसके बाद उन्हें क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पंक्तियाँ हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले कहानी में हमारी कौन सी बात आती है उसके आगे एक संख्या यहाँ पर लिखी गई है, यानी कि ये इसका पहला क्रम है। ओहो दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज़ है। और इस बात के बाद कहानी में कौन सी बात होती है, इन पंक्तियों को पढ़िए और ध्यान से देखिए। इसके बाद कहानी में क्या होता है, स्वामीनाथन दादी को राजम और मणि की कहानी सुनाता है और उसके गणित के नंबर के बारे में बताता है। तो राजम इसके बाद क्या कहता है, अरे नहीं, उसे 100 में से 90 अंक मिलते हैं। तो ये बात हमारी कौन से क्रम पर आ जाती है, दूसरे क्रम पर। अगर हम सारी बातों को ध्यान से पढ़ते हैं और कहानी को भी हम ध्यान से याद करते हैं तो हम इसका क्रम सही तरीके से लगा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, जब स्वामी दादी को बताता है कि राजम को गणित में 100 में से 90 अंक मिलते हैं, तो दादी को भी दादा की बात याद आ जाती है कि दादा भी गणित में बहुत अच्छे थे और कभी कभी तो इतने अच्छे उत्तर लिखते थे कि 200 नंबर भी ले लेते थे। और पेपर कितने नंबर का होता था, 100 नंबर का। तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर दादी उनकी बातें बताती है और दादी कहती है जब दादा ने एमए किया था तो उनको गोल्ड मेडल मिला था, यानी सोने का मेडल मिला था। और उस सोने के मेडल को दादी अपने गले में पहनकर कई सालों तक घूमती रही थी। तो ये बात उसके बाद आती है, यानी कि इसका क्रम कौन सा हो जाएगा, तीसरा क्रम हो जाएगा। उसके बाद सच बड़ा बहादुर लड़का है और राजम पूछता है कि आपको यकीन नहीं हो रहा, तो दादी कहती है सच बड़ा बहादुर लड़का है। तो ये जो बात है हमारी इसके बाद आती है, यानी कि इसका क्रम कौन सा हो जाता है, चौथा क्रम हो जाता है। 4 नंबर यहाँ पर लिखेंगे हम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अच्छा बताओ कितने शेर आए थे। और दादी अच्छे से ध्यान से बात नहीं सुनती है तो राजम के बारे में स्वामी प्रश्न पूछता है और पूछता है अच्छा बताओ कितने शेर आए थे। तो ये बात उसके बाद आती है, यानी कि इसका नंबर कौन सा हो जाता है, 5वां नंबर हो जाता है। उसके बाद दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। और अंत में हमारी कहानी जब खत्म होने वाली होती है तो यहाँ पर दोनों सो जाते हैं। स्वामी पहले सो जाता है खराटे लेते हुए और उसकी दादी उसके बाद धीरे धीरे रुक रुक कर बोलती है और सो जाती है। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। और कहानी के अंत में पहले खराटे लेते हुए स्वामी सो जाता है कहानी सुनते सुनते, और उसके बाद रुक रुक कर दादी भी सो जाती है। तो सबसे आखिर में कौन सी बात आती है, ये वाली बात हमारी कहानी में सबसे आखिर में आती है। तो ये हमारा सही क्रम हो जाता है। पहले नंबर पर ये बात आएगी, दूसरे नंबर पर ये वाली बात आ जाती है, तीसरे नंबर पर ये बात आती है कहानी में, चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर और अंत में हमारी सबसे आखिर वाली बात आती है। तो इस तरीके से सही क्रम में आपने इन सभी बातों को लिखना है। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं क्या पूछा गया है। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर उन शब्दों से वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर कुछ शब्द आपके पास दिए गए हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है, इनके अर्थ को भी आपको लिखना है और इनसे एक एक वाक्य बनाकर यहाँ पर लिखना है। तो एक आपके लिए पहले से करके दिखाया गया है कि किस तरीके से आपको करना है। संदेह का अर्थ क्या होता है, शक करना। स्वामी की दादी को राजम पर संदेह था कि राजम शेर को कैसे मार सकता है। दादी को लगता है इतना छोटा बच्चा भला शेर को कैसे मार सकता है, और इसीलिए दादी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। और स्वामी को ये बात पता भी चल जाती है दादी को देखकर कि दादी को इस बात पर यकीन नहीं है कि राजम ने शेर को मारा था।
आगे है प्रसन्नता, और प्रसन्नता क्या होती है? खुशी होती है। तो इसका हमें अर्थ भी बताना है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? खुशी, और इसका एक वाक्य भी बनाना है। तो कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं जिसमें प्रसन्नता शब्द का प्रयोग किया गया हो। जैसे कि हम इस तरह से वाक्य बना सकते हैं, राधा सभी के साथ प्रसन्नता से बात करती है। उत्साह, उत्साह का अर्थ क्या होता है? जोश होता है, और जोश में हम कोई भी काम करते हैं तो बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। तो हमें हर कार्य को उत्साह एवं खुशी के साथ करना चाहिए। अधीर का अर्थ क्या होता है? बेचैन, बिना धैर्य के, जिसमें धैर्य नहीं होता उसको हम अधीर कहते हैं, यानी कि बेचैन हो जाना। और इससे हम एक वाक्य बना सकते हैं, वह अपनी बात कहने के लिए अधीर हो उठा। चकित, चकित का अर्थ क्या होता है? हैरान हो जाना। ताजमहल की सुंदरता को देखकर हम चकित रह गए। इस तरीके से हर एक शब्द का आपको यहाँ पर अर्थ लिखना है और उसका एक एक वाक्य बनाना है। तो मेरे जो वाक्य हैं इनसे आप मदद ले सकते हैं, और ऐसे ही आपने अपने नए वाक्य खुद से बनाने हैं। आगे बढ़ जाते हैं, और आगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा गया है देखते हैं। नीचे आपके लिए कुछ वाक्य लिखे गए हैं, इन वाक्यों की सहायता से कहानी को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर 2 या 3 वाक्य आप देख सकते हैं, और आगे की जो कहानी है उसके लिए खाली स्थान छोड़ दिया गया है, यानी कि खुद से आपको इस कहानी को पूरा करना है। एक गांव में कृष्णा नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो गया था। उसने सोचा कि वह अपने खेतों को गांव के सबसे समझदार व्यक्ति को देगा। अब आगे की कहानी को आपको पूरा करना है। आपने अपनी कल्पना से सोचना है कि कहानी में क्या हो सकता है। अब किसी भी बच्चे को अगर इस कहानी को पूरा करना है तो वो अपने हिसाब से सोचेगा। अगर बहुत सारे बच्चे एक दूसरे का देख कर लिखेंगे तो कहानी एक जैसी ही बन जाएगी। लेकिन हम सभी अलग अलग सोचते हैं, हमारी कल्पनाएं अलग अलग होती हैं, तो हर किसी बच्चे को अपना खुद से सोचना है और इस कहानी को पूरा करना है। चलिए मैं भी थोड़ी कोशिश कर लेती हूँ, लेकिन हाँ, आप मेरी कहानी की नकल बिल्कुल नहीं करेंगे। आप खुद से अपनी नई कहानी बनाएंगे और मैं देखूंगी आप कितनी अच्छी कहानी बनाते हैं। एक गांव में कृष्णा नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो गया था। उसने सोचा कि वह अपने खेतों को गांव के सबसे समझदार व्यक्ति को देगा। एक दिन उसने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और अपने मन की बात बताई कि जो व्यक्ति मुझे सबसे ज़्यादा समझदार लगेगा तो उसको मैं अपने सारे खेत दे दूंगा, ताकि निश्चिंत होकर मैं मर सकूं। मेरे खेतों का ख्याल रखने वाला कोई समझदार व्यक्ति अगर मुझे मिल जाता है। गांव के सभी व्यक्ति अपनी अपनी समझदारी के बारे में किसान को बताते हैं कि मैं खेतों में इतनी मेहनत करूंगा कि सोना उगलने लगेगा, मैं खेतों का बहुत ध्यान रखूंगा, मैं बहुत मेहनती हूं, और अपनी अपनी बातें करते हैं। एक व्यक्ति दूर चुपचाप बैठा हुआ है और ध्यान से सबकी बातें सुन रहा है, और बड़ा गरीब सा व्यक्ति दिखाई दे रहा है। किसान ने देखा सारे के सारे व्यक्ति उसकी ज़मीन को पाने के लिए अपने बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन वह व्यक्ति चुपचाप दूर बैठा हुआ है। किसान उस व्यक्ति को अपने पास बुलाता है और पूछता है, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? किसान के पूछने पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं पहले से अपनी समझदारी के बारे में कैसे बताऊं? अगर आप मुझे खेत दे देते हैं कुछ दिन के लिए, तो मैं अपनी समझदारी से खेतों में किस तरह से खेती करता हूं, उसी के बाद आपको पता लग सकता है कि मैं कितना समझदार हूं। किसान को उस व्यक्ति की बात अच्छी लगी। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें कितने समय के लिए मेरे खेत चाहिए? उसने कहा, 6 महीने के लिए आप मुझे अपने खेत मुझे दे दीजिए। और इसकी बात मानते हुए किसान ने अपने खेत 6 महीने के लिए उस व्यक्ति को दे दिए। उस व्यक्ति ने खेतों को ले लिया और खेतों को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। कहीं पर उसने फलों की खेती की, उसी खेत में उसने सब्जी भी उगाई, उसी खेत में उसने अनाज भी उगाया, और बहुत अच्छे तरीके से अपनी समझदारी का परिचय देते हुए 6 महीने में बहुत ही अच्छी फसल पैदा की। 6 महीने के बाद वह व्यक्ति किसान के पास जाता है और अपनी पैदावार को दिखाता है। किसान ये सारी चीज़ें देखकर हैरान हो गया कि एक ही खेत में अलग अलग प्रकार से किस किस तरह से उसने सब्जियां भी उगाई, फल भी उगाए, उसने अनाज भी और कितने अच्छे तरीके से उसने खेतों में मेहनत की, साथ में खेतों में इतनी अच्छी फसल की पैदावार की, और कितनी समझदारी से उसने काम किया। अब किसान को समझ में आ गया कि समझदारी को हम बातों में बोलकर नहीं दिखा सकते, बल्कि समझदारी दिखाने के लिए हमें कोई ना कोई कार्य करना होता है। और किसान ने अपने सारे खेत उस समझदार व्यक्ति को दे दिए और निश्चिंत हो गया। कैसी लगी आपको कहानी? अब ये तो मैंने अपनी कल्पना से इस तरीके से कहानी को आगे बढ़ाया है। अब आप क्या सोचते हैं? आपकी कल्पना में किसान किस व्यक्ति से मिलता है, वह व्यक्ति कैसी समझदारी दिखा सकता है, ये आपको सोचना है और अपनी कॉपी में इस कहानी को पूरा करके लिखना है। साथ में आपके माता पिता के लिए भी सुझाव दिए गए हैं।
बच्चों को घर के सभी सदस्यों का आदर करने, बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने व उनके साथ अधिक समय व्यतीत करने के लिए प्रेरित कीजिए। बड़ों के द्वारा सुनाई गई कहानियां व अनुभव बच्चों के लिए हमेशा प्रेरणादायक होते हैं। तो आप सभी को अपने घर के सदस्यों का सम्मान करना चाहिए। साथ में अगर आपके दादा दादी हैं, नाना नानी रहते हैं आपके साथ, तो उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो अभी बूढ़े हो गए हैं और साथ में आप उनसे अनेक कहानियाँ सुन सकते हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी न? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आज हमने एक छोटी सी कहानी को पूरा करने की कोशिश की है। साथ में कहानी हमने कितने ध्यान से पढ़ी है और इसी तरीके से हमने जो वाक्य दिए गए हैं उनका सही क्रम लगाया। और साथ में आपने क्या किया, कुछ वाक्य बनाए, कुछ शब्द दिए गए थे उनके अर्थ को भी आपने लिखा और साथ में उनकी सहायता से वाक्य बनाए। तो ये आज की हमारी कार्यपत्रिका में कुल प्रश्न पूछे गए थे। आशा करती हूँ सभी आप समझ गए होंगे और साथ में बड़ी आसानी से सुंदर और साफ लिखाई में आप इनको अपने हिंदी की कॉपी में पूरा कर लेंगे। कोविड-19 के दौरान आपसे अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।